Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying about anode rays. Okay, proton, neutron, anode rays, and other type of rays. Today, we will discuss Thomson's model of atom. What we will discuss? Thomson's model of atom. तो थॉमसन क्या था? जे थॉमसन जो था उसने 1898 में एक मॉडल ऑफ एटम दिया जो प्लम पुडिंग जैसा लगता था. इट लुक्स लाइक प्लम पुडिंग. मॉडल दिया, इट लुक लाइक प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग जैसा. ओके, रेजिन पुडिंग लाइक मॉडल दिया. उसने एटम को एक माना कि एक स्फेरिकल बॉडी है. एटम इज एन स्फेरिकल बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और पॉजिटिव चार्ज भी हैं उसमें जो बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज को. तो उसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल. प्लम पुडिंग मॉडल. ये क्या है? ये पॉजिटिव स्फीयर है और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है. स्फीयर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसको कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल. अब इसके इम्पॉर्टेंट फीचर क्या थे कि इसमें क्या इम्पॉर्टेंट फीचर था? जो मास ऑफ एटम है, मास ऑफ एटम जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी. पर इसका फेलियर क्या रहा? इट फेल्ड आफ्टर रूथरफोर्ड एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद ये वाला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. आफ्टर रूथरफोर्ड्स एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. तो इससे प्रूव हुआ है कि जो एटम जो है वो क्वाइट डिफरेंट है. एटम्स आर क्वाइट डिफरेंट. तो हम अब ये भी देखेंगे कि आखिर रूथरफोर्ड मॉडल क्या है. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें रूथरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. रूथरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में क्या किया हमने? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो हमने इसमें क्या लिखा? नैरो बीम लिया अल्फा पार्टिकल्स का जो कि थिन गोल्ड फॉयल में गया. ये क्या है? इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हम बना देते हैं. इस तरह से मान लिया कि ये फॉयल है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये गोल्ड फॉयल है,
ये फोटोग्राफिक, क्या ये फोटोग्राफिक प्लेट है, और ये जो है ये लेड प्लेट है। ओके, और ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ओके, तो ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रुथरफोर्ड मॉडल का। तो अब इसको हम जैसे अगर दोबारा से समझें तो हम देखेंगे इसमें इसने अलाउ किया एक नैरो बीम, अल्फा पार्टिकल्स का जो नैरो बीम है वो थिन गोल्ड फॉयल पे फॉल हुआ। ओके, तो थिन गोल्ड फॉयल में क्या है, सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन है उसके चारों तरफ। क्या है उसमें, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, वो डाई पॉजिटिव हीलियम आयंस हैं। दीज आर डाई पॉजिटिव हीलियम आयंस। ये देखो इस तरह से फॉल हुई। फ्लोरेसेंट क्या है ये आपके पास, फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो यहाँ पे जब स्ट्राइक हुई गोल्ड फॉयल पे, अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक हुए कहाँ पे, यहाँ पे गोल्ड पे। जब स्ट्राइक हुए तो गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक होने के साथ वो फ्लोरेसेंट जिंक सल्फेट की स्क्रीन है उस पर। तो अल्फा पार्टिकल्स जो एमिट हुए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो डाई पॉजिटिव हीलियम आयन थे। कौन से आयन वो थे, डाई पॉजिटिव हीलियम हीलियम आयंस थे। सोर्स का क्या रहा, डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, जिनमें कैसा है, 4 यूनिट्स, पहले ही बताया 4 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अ टाइनी फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होती है उस पॉइंट पे जहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्ट्रक करते हैं। जहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्ट्रक करते हैं वहाँ पर क्या होता है, टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हैं जो कि टाई पॉजिटिव हीलियम आयंस हैं। अल्फा पार्टिकल्स में 4 यूनिट्स और 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। लेड प्लेट से होते गोल्ड फॉयल से टकराएंगे और पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी है जो कि फ्लोरोसेंट जिंक सल्फेट की है। तो क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें हमने ऑब्जर्व क्या किया, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गए, और खाली थे जो डिफ्लेक्ट हुए बहुत स्मॉल एंगल से, और बहुत वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स रीबाउंड हुए कम्प्लीटली। तो कंक्लूजन इससे ये निकलता है कि जो प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस है एटम में और पॉजिटिव चार्ज जो है और बहुत स्मॉल स्पेस में कंसंट्रेटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है होल एटम में,
ये कंक्लूज़न निकला। अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते, पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे पूरी जगह फैले होते, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते और बहुत इनरमस रिपल्सिव फोर्स मिलता फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। बहुत ज़्यादा जो हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इससे हमें पता लगा कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर इज़ नोन एज न्यूक्लियस। हमने क्या कंक्लूजन निकाला इससे? सबसे पहले तो सब इलेक्ट्रॉन पास हो गए, इसका मतलब इसमें प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन एटम। एटम में बहुत लार्ज स्पेस है और पॉजिटिव चार्ज जो है इज कंसंट्रेटेड एट वेरी स्मॉल रीजन। अगर होता तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता, डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ है इसमें, ज़्यादातर सब पास हो गए हैं जितने थे, वो बहुत पास थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, पास हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। देखो ये गोल्ड फॉयल है ना, यहाँ से ये सब पास हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। इट मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन एटम और यूनिफॉर्मली दे आर बहुत स्मॉल स्पेस पे कंसंट्रेटेड है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट वेरी स्मॉल रीजन और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है एटम में, एंड नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम। एक ही जगह पे, एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम। जैसे एक स्मॉल स्पेस से फॉयल से वो निकल गया जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स था और डिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ। और एक हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जो एक स्मॉल स्पेस से निकले, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो कोर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। कोर को हम बोलेंगे न्यूक्लियस। आप डिफ्लेक्शन भी देख लीजिए, डिफ्लेक्शन भी कितना हुआ है इसमें। इस तरह का स्कैटरिंग का, रूदरफोर्ड का डिफ्लेक्शन का भी एक मॉडल है। ये देखिए, इस तरीके से इसको मैं बनाती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये बना। ये हमने बनाए इससे ऐसे ऐसे, ओके। ये क्या हमने बनाए हैं अभी? एटम्स इन गोल्ड फॉयल, एटम्स इन गोल्ड फॉयल। और यहाँ हम करेंगे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ओके। एक बार इसका अल्फा पार्टिकल्स का बीम बना दें, थोड़ा स्पेशियस बना देती हूँ मैं, फटाफट बन जाएगा। ये मान लो बीम, ये हमने बीम बना दिया, ओके। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ए का मतलब क्या है? अनडिफ्लेक्टेड
undeflected particles. अब ये यहाँ से गया और यहाँ डिफ्लेक्ट हो गया। ये क्या है? C। ये है लार्ज डिफ्लेक्शन, ये है लार्ज डिफ्लेक्शन। इसी तरह से एक ऐसे गया, यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक गया, B। ये है स्मॉल डिफ्लेक्शन, ये है स्मॉल डिफ्लेक्शन। और जो ऐसे करके कई बारी कुछ जो है वापस आए, इसको बोलेंगे हम बैक स्कैटरिंग। मतलब एक तरह से हम देख रहे हैं क्या क्या हुआ जब अल्फ़ा रेज टकराई गोल्ड फॉयल से, तो क्या क्या हुआ। स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ अनडिफ्लेक्टेड रह गए। हम थोड़ा सा उसको स्टडी कर रहे हैं उसी तरीके से, है ना। यहाँ गया, फिर एक और पोर्शन है, यहाँ से वो यहाँ गया, ओके। फिर उसके बाद वो डिफ्लेक्ट होके यहाँ से वहाँ गया। तो इस तरह से इनकी स्कैटरिंग हुई, इस तरह से इनकी स्कैटरिंग हुई। तो जब हम एटम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है कि किस तरह से स्कैटरिंग हो रही है। तो उसी स्कैटरिंग को हमने डायग्राम में हमने इसको स्कैटरिंग को मैं आपको, ये तो हम टॉपिक कर चुके हैं, एटम्स इन गोल्ड फॉयल जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल हो गए, ये डिफ्लेक्टेड हो गए, ये एटम्स इन गोल्ड फॉयल। तो ये रूथरफोर्ड मॉडल है, स्मॉल डिफ्लेक्शन। तो ये रूथरफोर्ड मॉडल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ, ये क्या हमने बनाया अभी, Rutherford's model for deflection of alpha particles, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो इससे हमने क्या समझा, अल्फा स्कैटरिंग के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम से हमने मेन फीचर पढ़ा। एटम में एक तो न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है, ओके। तो वॉल्यूम जो होता है न्यूक्लियस का वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is negligible as compared to total volume of और रेडियस ऑफ एटम कितना है, ये हमने कंक्लूजन निकाला। हमने रेडियस ऑफ एटम है 10⁻⁻18 है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है 10⁻⁻15 है।
और क्या प्रेजेंट है, और हमने क्या कंक्लूड निकाला, बोथ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन are present in न्यूक्लियस, और उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। थर्ड है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें इससे पता लगा, इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें लार्ज डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन, अनडिफ्लेक्टेड, उस समय पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज भी है, प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, और आसपास इलेक्ट्रॉन हैं न्यूक्लियस के। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ये हो गया, ये न्यूक्लियर आएगा, एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। न्यूक्लियर पार्ट, रूथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है वो सोलर सिस्टम से रिजेंबल करता है, इट रिजेंबल सोलर सिस्टम। जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हम देखते हैं, न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ सन एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट। तो इस तरीके से इस हम इसमें स्कैटरिंग समय पता लगा कैसे लार्ज डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन, अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं, बैक स्कैटरिंग होती है। तो उस तरीके से हमने समझा कि कौन पॉजिटिव प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रूथरफोर्ड मॉडल, जो कि एटम्स इन गोल्ड फॉयल इसने बताया। ये जो गोल्ड फॉयल है इसमें एटम से कैसे डिफ्लेक्शन हुआ, सब तरफ स्कैटरिंग हुई, जिससे पता लगा लार्ज एम्प्टी स्पेस है उसमें, और पॉजिटिव चार्ज बहुत स्मॉल रीजन में और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है होल एटम में। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अब मैं बताती हूँ। ये तो आपको क्लियर हो गया जो हमने इसमें पढ़ा था। और पॉजिटिवली चार्ज कोर में होता है जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। उसके बाद अल्फा स्कैटरिंग से हमें और कहीं पता लगा कि प्रोटॉन एज वेल न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और फर्दर रिसर्च से पता लगा वो सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो होता है, नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, उसको बोलते हैं ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इज कॉल्ड, एक डेफिनेशन लिख देते हैं, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ओके, ये हमारा
एटॉमिक नंबर होता है। और मास नंबर क्या होता है, एक बार हम डेफिनेशन बताएंगे फिर उसे प्रैक्टिकली बताएंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मास नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस इज मास नंबर ऑफ एटम। मतलब कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अब आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, ये पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स having same number of protons। एटम्स हैं जो सेम एलिमेंट के, उनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और आइसोटोप्स में क्या होता है, डिफरेंट मास नंबर होते हैं एंड सेम एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल डिफरेंट, एक बार इसको करना है, डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल सेम एटॉमिक नंबर है पर एटॉमिक मास डिफरेंट है। ओके, लाइक दिस, वन है एटॉमिक नंबर और मास डिफरेंट है। ऐसे ही करके होते हैं आइसोबार्स, एक होते हैं आइसोबार्स। इसमें एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इसमें एटम ऑफ सेम एलिमेंट थे। आइसोबार्स में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, मास नंबर सेम है। उसमें था एटम्स में डिफरेंट मास नंबर और सेम एटॉमिक नंबर। इसमें मास नंबर सेम है और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। आइसोबार्स कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का न्यूक्लियन बताया था मैंने, दैट इज ये रहा न्यूक्लियस। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट, दीज आर न्यूक्लियस। ओके, these are nucleons। okay, same number of nucleons। अब ये क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स, सेम मास नंबर डिफरेंट एलिमेंट। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका क्या एग्जांपल है, आर्गन 18, एटॉमिक नंबर 18 है, एटॉमिक मास 40। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 है, एटॉमिक मास 40। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास 40। तो एटॉमिक मास क्या है, सेम है। इसमें क्या है, एटॉमिक मास जो है सेम है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, और एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। ये हो गए आइसोबार्स। तो इस तरह से हमें डिफरेंशिएट किया कि एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है, आइसोटोप्स जो होते हैं उसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और आइसोटोप्स में डिफरेंट मास नंबर होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोबार्स में क्या होता है,
सेम मास नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। तो मान लो इसी से रिलेटेड कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का भी पूछा है, न्यूट्रॉन का भी पूछा है। किस में? फॉस्फोरस एटम में, सेकेंड फॉस्फेट आयन में। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे? जैसे फर्स्ट करते हैं, फॉस्फोरस एटम। ठीक है, हमने अभी क्या सीखा? ऊपर में जितनी थ्योरीज है उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 15। कितना एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का? 15। और एटॉमिक नंबर आप साथ साथ इनको लर्न कर लीजिए, वो भी मैं अलग से एक पीरियोडिक टेबल वाला लूँगी क्लास, उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगी दैट हाउ यू शुड लर्न द एटॉमिक नंबर्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या इज इक्वल टू मास नंबर जितना है उसको माइनस कर दो आप एटॉमिक नंबर से। तो मास कितना है इसका? जस्ट एटॉमिक नंबर का ज़्यादातर आप ये नोट कीजिएगा कि जो मास है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है अप्रॉक्सीमेटली। एक आधा थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली मोर और लेस डबल होता है। तो 31 है इसका मास नंबर फॉस्फोरस का, -15। तो हमारे पास फॉस्फेट एटम क्या आया? 16। फॉस्फोरस एटम आया 16। फॉस्फोरस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए 16। ऐसे ही अब फॉस्फेट आयन का चेक करेंगे। फॉस्फेट आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 15 + 4 × 8 + 3। ओके, फॉस्फेट आयन में हमारे पास कितना है? जब हम इसको चेक करेंगे फॉस्फेट आयन में, हमको इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। देखो थोड़ा सा फ़र्क होते ही फॉस्फोरस और फॉस्फेट आयन में डिफरेंस है। तो फॉस्फेट आयन का मतलब है PO4, है ना? ये आपका फॉस्फेट आयन है। ठीक है, तो फॉस्फेट आयन में कैसे करेंगे हम? तो ये 15 + 4 8 किसका हो गया? ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, और ये फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है। इंटू 8 + 3 तो कितना आया? 50। कितना आया? 50। तो इसको इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 + 4 × 8। ये इलेक्ट्रॉन हमें चेक करने थे तो हमने 3 को लिया। तो अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन चेक करने हैं। तो फॉस्फोरस क्या है? सराउंडेड बाय ऑक्सीजन है। तो ये कितना है? 15 4 15 47 हो गया। ओके,
ऐसे ही फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाला हमने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए 16 + 4 × 8 कितना आ गया 48। ये किसका एटॉमिक मास है? ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। इसका एटॉमिक नंबर इतना है और एटॉमिक मास 16 है। तो ये एटॉमिक मास लिया प्लस PO4 है तो 4 × 8। ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने चेक किए 15 + 4, ये फॉस्फेट आयन का। और वो क्या था ऊपर क्या? फॉस्फोरस एटम का था। ये फॉस्फोरस एटम के हमने कैलकुलेट किया था। नंबर एटॉमिक नंबर 15 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर, और एटॉमिक नंबर को माइनस किया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया सीधा। ऐसे ही इसका आया। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, फॉस्फोरस आयन में और फॉस्फेट आयन में उनमें फ़र्क है। ओके, फॉस्फेट आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसी तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरह से हम इसका कैलकुलेट करते हैं फॉस्फेट आयन को। इस तरह के क्वेश्चन से हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का पता लगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आपको किस तरह से करना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी एक होता है। एक और टॉपिक थोड़ा सा बताती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ all the electromagnetic radiations in increasing order। जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, जो उनकी वेव है उसकी लेंथ ऑन ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में और वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ इंक्रीज करेगी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। कैसे? जैसे ये है आपके पास कॉस्मिक रेज,
गामा रेज, एक्स रेज, है ना, यूवी, यूवी यूवी रेज हो गया, और माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ओके, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी इनका रेडिएशन इंक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हम इधर ऐसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ है उससे ज़्यादा गामा रेज की, उससे ज़्यादा एक्स रेज की है, और फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, रेडियो वेव में सबसे कम। तो इस तरह से एक बार इन्होंने थोड़ा इंट्रोडक्टरी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। जैसे एक क्वेश्चन हम लें कि कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट whose period is 4 into 10 raised to the power -8 सेकेंड। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ frequency and wave number of a light whose period is 4 into 10 raised to the power -8। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 पीरियड, कितना हुआ, 1/4 into 10 raised to the power -8 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2.5 into 10 raised to the power 7 पर सेकेंड। फिर इसकी वेवलेंथ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा पीरियड जो उसका है, वेव नंबर जो है, वेव नंबर ऑफ अ लाइट उस पीरियड कितना है, 3 into 10 raised to the power 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2.5 into 10 raised to the power 7 इज इक्वल टू 12 मीटर। और वेव नंबर निकालेंगे 1/λ, तो 1/12 हो गया, तो इज इक्वल टू 0.083 पर मीटर इज इक्वल टू, इसको हम 8.3 into 10 raised to the power -2 पर मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी निकल गई, फिर वेवलेंथ निकल गई, और वेव नंबर निकल गया। ठीक है, ये हो गया वेवलेंथ, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें यही फॉर्मूले लगाए जाते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप इजीली, इसके फॉर्मूला बहुत इजी है,
फ्रीक्वेंसी का, तो क्या होता है, एक तरह से F इजिकल टू 1/T या टाइम पीरियड, इसका ऐसे भी लिखते हैं F करके, F इजिकल टू 1/T फ्रीक्वेंसी का, इस तरह से भी डिनोट इसको किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी, ये जो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये भी होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी वैसे क्या फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, या फिर हम ये हमने क्या निकाली है, वेवलेंथ, या आप ये कर लो वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है हमारी। ओके, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है। इसके जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इजी हैं। वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेव पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव पीरियड को वेवलेंथ अपॉन वेलोसिटी, ये भी फॉर्मूला है। जितना ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे उतना इजी लगेगा। एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं इसका, इससे जो हमने जो पहले पढ़ा है उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, तो इसमें सब चीज़ें दे रखी हैं, कैसे किसको करना है, क्वेश्चंस को मैंने आपको एक एक समझा दिया है कि किस तरीके से आपके इसमें वीडियो में दिया हुआ है। इसमें हमने वेव नंबर भी निकालना सीखा है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी सीखी है। ओके, तो ये जो है, ये जो हमने दिया ये क्या है, ये वेव नंबर है। वेव नंबर कितना है, 1/λ, 1/, वेवलेंथ हो गया। ओके, क्लियर। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको लास्ट में समझा देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, किस में निकालना है, पहला है क्लोराइड आयन। आयन का मतलब वैलेंसी पता होनी चाहिए, उसका चार्ज कितना है उसके ऊपर पता होना चाहिए, विद एटॉमिक नंबर कितना है 17, एटॉमिक मास डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, इक्वल होगा, जैसे मैंने पहले कहा था 35 है। दूसरा है एल्यूमिनियम आयन, ये कितना है, Z इज इक्वल टू 13 है एल्युमिनियम का, और एटॉमिक मास कितना है, जस्ट डबल से थोड़ा सा आ गया 27। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, जैसे ए लिया हमने, ठीक है, क्लोरीन लिया, इसमें Z इज इक्वल टू 17 है, A इज इक्वल टू 35 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 है। ओके,
क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है 17, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 17 + 1, एज 1 नेगेटिव चार्ज मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 नेगेटिव चार्ज जो दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 नेगेटिव चार्ज मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए A माइनस जेड, तो A माइनस जेड हो गया 35 माइनस 17, तो कितना हो गया 18। ठीक है, क्लियर। अब एक और एग्जांपल करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे अपन ने फॉस्फेट में किया था इसी तरीके से इसमें एल्युमिनियम पे, इसका मतलब 3 आयन्स है। Z = कितना है 13, एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक मास डबल से थोड़ा सा ज़्यादा 27 है। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही है जो कि आपका एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 13, ये तो बहुत इजी है निकालना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें, किसके अंदर निकालने हैं, एल्युमिनियम आयन में। तो 3 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो 13 - 3। क्यों, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑब्टेन्ड बाय, इसलिए वो माइनस होंगे, ऑब्टेन्ड बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया A माइनस जेड = 27 माइनस 13 = 14। क्लियर। आई होप ये न्यूमेरिकल करने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है और सॉल्व करना है। और बहुत ये इजी है, आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता है, एंड फार्मूलाज आर सो इजी। तो जो रूथरफोर्ड मॉडल जो है, इसके कुछ मैं आपको लास्ट में ड्रॉबैक्स बता देती हूँ इस मॉडल को। इसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, रूथरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या रहे। रूथरफोर्ड मॉडल में आप देखोगे प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पता लगा, और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये हमें पता लगा। और हमने ये एक्सप्लेन हुआ कि रिज़ल्ट हमें पता लगे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के, एटम्स के। पर ये फेल हो गया 2 मेजर फैक्ट्स के कारण। किसके कारण, एक तो है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसने उसको डिसप्रूव किया है ना। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डिसप्रूव्ड इट। किसको, रूथरफोर्ड मॉडल को। क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कोई भी चार्ज बॉडी है वो एक्सीलरेशन में एनर्जी रेडिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो ये एनर्जी लूज करते हैं कंटिन्यूसली वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ऐसे मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्लोज आ जाते हैं न्यूक्लियस के स्पाइरली एंड विल कोलैप्स द न्यूक्लियस।
तो इसको ये फाइंड आउट किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस में फॉल करेंगे 10 रेज़ टू द पावर -8 सेकेंड में न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स करेंगे। तो ये नहीं हुआ। तो रुदरफोर्ड मॉडल को स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं माना गया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्यों नहीं माना गया? कि उसका कहना था कि ये, आपको मैं दोबारा समझा जाती हूँ, ये जो न्यूक्लियस है इसके जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं वो ऐसे स्पायरली मूव करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से जब वो मूव करते हैं तो क्या होता है, उनकी स्पीड बढ़ती है, वो एक्सीलरेट करते हैं। वो क्या करते हैं? एक्सीलरेट करते हैं। तो जब वो ऐसे स्पायरली करते हुए जब वो एक्सीलरेट करते हैं तो क्लोज आते हैं। तो क्लोज आने से क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर वो घुस जाते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं, और कोलैप्स हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उसने कैलकुलेट किया, फॉल इन 10 रेज़ टू द पावर -8 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस जाके कोलैप्स हो जाएंगे। पर ये नहीं हुआ। तो इसलिए रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को स्टेबल नहीं माना गया। और साथ में ये है कि इलेक्ट्रॉन्स, मोरओवर इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि डिस्प्रूव किया गया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से, और भी प्रूव किया गया। एक और आपको बताती हूँ, ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में। तो जो electrostatic attraction between the nucleus and electron would have been pulled the electrons into the nucleus, which disprove the Thomson model of atom को वो disapprove करता है। इसी तरह से कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। Had the electron been तो उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन क्या है, पुल द न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के अंदर चले जाना था। तो ये थॉमसन मॉडल को भी डिसअप्रूव करता है। तो इट प्रूव इट रॉन्ग, प्रूव्स रॉन्ग। मैक्सवेली थॉमसन मॉडल को भी डिसअप्रूव करता है, प्रूव्स रॉन्ग। तो इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद और क्या ड्रॉबैक था? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रुदरफोर्ड ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। उसने कोई नहीं दी कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस एंड व्हाट आर एनर्जीज कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो रुदरफोर्ड मॉडल रॉन्ग था, और या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इनएडुकेट थी। रुदरफोर्ड ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि हाउ, ये भी हमें नहीं पता लगा हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अराउंड द न्यूक्लियस कुछ ठीक से थ्योरी पता नहीं लगी कि कितने डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और एनर्जीज़ क्या हैं, एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भी हमें नहीं पता लगा। तो वॉज रॉन्ग। और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी इनएडुकेट लगी हमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी इतना प्रूव नहीं कर पाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी
इनएडिक्वेट थी प्रूव करने के लिए। इट इज इनएडिक्वेट। ओके, तो प्रॉपर एकदम क्लियर कट हमारे पास पिक्चर नहीं आई दोनों थ्योरीज के बाद भी कि सही में किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इनका मूवमेंट है, प्रॉपर हमें नहीं पता लगा। तो उसके बाद हम इसीलिए उसको प्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में और थ्योरीज भी आती गई, जैसे जैसे रिसर्च होती गई कुछ चीज़ें सही थी पर पूरी तरह से सही नहीं थी, इसलिए उसको नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उसने डिसअप्रूव करके अपनी थ्योरीज दी, पर फिर भी एक प्रॉपर थ्योरी आनी अभी बाकी थी। तो डेवलपमेंट्स के बाद आएगा हमारे पास बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसको आज हमने काफ़ी इसके बारे में स्टडी कर लिया है, स्ट्रक्चर के बारे में और न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो कल हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ बोर मॉडल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज जो मैंने पढ़ा है होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।